इससे ऊपर मार्केट बढ़ ही नहीं रहा है, रेवेन्यू ऊपर नहीं जा रहा है। और क्या है ना, इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए, रिटर्न जनरेट करने के लिए कंपनीज को हर साल रेवेन्यू ग्रोथ दिखाना पड़ता है कि पिछले साल के कंपेरिजन में हमारा इतना सेल बढ़ा। यूनिट वाइज में, नंबर वाइज में, तो नंबर वाइज तो आप प्राइस राइज करके भी दिखा सकते हो, बट नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा बिकने से समझ आता है कि कस्टमर बेस आपका बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम उनको ये आ रही थी कि हमारा कस्टमर बेस लॉक हो चुका है, अब हम एक्सपांशन कैसे करें। और अगर यही चलता रहा तो 2-5 साल तक अगर कंपनी कॉन्स्टेंटली अपना नंबर्स दिखाएगी तो इन्वेस्टर्स को वो चीज़ अट्रैक्टिव नहीं लगेगी और हमारा ग्रोथ बंद हो जाएगा। तो फिर मार्केटिंग टीम को काम पे लगाया, स्ट्रेटेजिस्ट को काम पे लगाया, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, डिस्कशन किया, और उन्होंने उसका आउटकम ये दिया कि प्रॉब्लम है हमारी मार्केटिंग में। द वे वी आर प्रमोटिंग आवर ब्रांड एंड द प्रोडक्ट, वो प्रमोशन इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोक रहा है, परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। तो एडवर्टाइजिंग टीम ने सजेशन दिया क्योंकि सर जिस तरीके से हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं ना, हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। बोले आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स देखो, हमारे आप प्रोडक्ट का कंजम्पशन देखो। बोले चॉकलेट्स का मेन कंज्यूमर बच्चे, अब उसमें 2 प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम ढूंढना आना चाहिए, फैक्टर्स ढूंढने आने चाहिए। एक प्रॉब्लम ये है कि जो कंज्यूमर बेस है आपका, उसकी खुद की ऑटोनॉमी और उसकी अथॉरिटी नहीं है। बच्चा चॉकलेट अपनी मर्जी से खाना तो चाहता है, लेकिन पेरेंट्स उसको चॉकलेट खाने नहीं दे रहे। दूसरा ये है कि उसके हाथ में पैसे नहीं कि खुद जाके खरीद के खा सके, तो वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है और पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते चॉकलेट खाने में। तो तेरे डिनाइंग के मत खा, वो रो पीट के ज़बरदस्ती जिद करके खाता है, कभी कभी खाता है, लिमिट में खाता है। पेरेंट्स फिक्स करते थे हफ्ते में 1 बार देंगे, महीने में 2 बार मिलेगी, सिर्फ सैटरडे को ही मिलेगी, ऐसे तो कंडीशन रखते थे। अब बच्चा दुकान में जाकर रो रहा है तो नहीं दिलाते, बहुत बार जिद करता है तो छोटी वाली 2-5 रुपये वाली दिला दी कि चल पे टेस्ट कर ले, ज़्यादा नहीं खानी, दांत खराब हो जाएगी। तो बोले जो स्पेंड करने वाली कैटेगरी है पेरेंट्स, उनका परसेप्शन ही आपके अगेंस्ट है, तो आप उनसे लड़ भिड़ के कब तक अपनी कंपनी चलाओगे, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने कैटेगरी डिसाइड कर दी कि बच्चे ही चॉकलेट खाते हैं, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट भी वैसी बनाते हो। तो उस वजह से ये कि वो परसेप्शन की वजह से आपका बैरियर हो चुका है कि आपका क्लाइंट बेस या कस्टमर बेस इससे ऊपर बढ़ेगा नहीं। तो सजेशन दिया उन्होंने, मुझे काम करो, एडवर्टाइजमेंट में परसेप्शन चेंज करो। चॉकलेट सिर्फ बच्चों के खाने की चीज़ नहीं है, ये परसेप्शन लोगों के दिमाग में डालो। तब तक ऐसा था ना, मतलब 20-25 साल पहले की बात है, तब ऐसा होता था घर में चॉकलेट आती तो बड़े बच्चों को दे देते, अपने काम खाएंगे लोग, बच्चों को खाने की चीज़ है। हर एडल्ट के माइंड में परसेप्शन था कि चॉकलेट बच्चों को खाने की चीज़ है, तो इसका मतलब वो एडल्ट तो कंज्यूम करना ही चाहता है, वो टेस्ट भी नहीं करना चाहता, और टेस्ट कर भी रहा है तो उसको पता है कि हम नहीं, ये तो बच्चे खाते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ सेट है। तो उन्होंने एडवर्टाइजिंग में परसेप्शन चेंज किया। वहाँ से आप देखो तो उन्होंने एड्स में सेगमेंट बना दिए। अब एक जेम्स की एड आती है, जेम्स की एड का अगर आपने थीम देखा हो तो उसमें ऐसा दिखाते हैं बूढ़े अंकल गार्डन में बैठे हैं, उनको जेम्स का फाउंटेन निकलना शुरू होता है, तो लालच में पहले थोड़ा सा पॉकेट में रख लेते, थोड़ा सा बैग में रख लेते, फिर इतनी सारी जेम्स निकल रही थी कि उसको छुपाने की कोशिश करते कि जितनी हो सके इकट्ठी कर लूँ। और टैगलाइन वैसे दी थी, नो उम्र फॉर लालच। तो दे आर ट्राइंग टू से कि जेम्स खाने की कोई उम्र नहीं है। और ऐड में एक सीनियर सिटीजन को लिए जो पार्क में बैठा है, उसके बाल सफ़ेद हो गए, तो वो ये दिखा रहे हैं कि चॉकलेट हर कोई खा सकता है। एक परसेप्शन चेंज करने की कोशिश की। फिर जो ऐड दिखा रहे हैं ना, उसमें एक फैमिली बैठी है, डिनर चल रहा है, लंच चल रहा है, लंच खत्म हुआ, फिर बच्चा डेयरी मिल्क लेके आया। पहले दादाजी बोलते 1 पीस मैं खाऊंगा, दादी बोलती मैं भी खाऊंगी, पापा बोलते मैं भी खाऊंगा, भैया बोलते मैं भी खाऊंगा। मतलब फिर ऐसा दिखाते हैं कि 8-10 लोग बैठे होते हैं ना, तो सब लोग 1-1 पीस ले लेते, बच्चे के पास एक ही बचता है, तो उनकी शक्ल दिख रहा होता है, सारी चॉकलेट ही लोग खा गए। अब वो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर, फैमिली टाइम में आप ये चीज़ खा सकते हो कि सब लोग 1-1 पीस खाएंगे। अब कंपनी क्या कर रही है ना, अपना सेल बढ़ाने के लिए पोटेंशियल
बहुत सारे केस स्टडीज आते हैं कि कंपनीज किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करती है, सिचुएशन का एनालिसिस करती है। वैसे अब सिचुएशन एनालिसिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जिसको अपने बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब टॉपिक्स पे अभी इनकी बात होने वाली है। वैसे स्टार्टिंग में तो ये जरूरत भी है, इसमें ये बोला है कि सिचुएशन को समझने के लिए आपको बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ेगा, लोगों से सवाल पूछने पड़ेंगे, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू जानना पड़ेगा, ठीक है, मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, पब्लिक से सवाल पूछो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जब पब्लिक से आप फीडबैक मांगते हो तो पब्लिक गालियाँ भी देती है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। तो आपको उसमें समझना है कि जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है और उसको हम सॉल्व करेंगे तो ही पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये सब चीज़ें होती हैं। 2 दिन पहले की न्यूज़ है, क्वालिटी वॉल्स ने डिक्लेयर किया बोले अब हम आइसक्रीम मिल्क बेस बनाएंगे। ये फूड फार्मर चल रहा है, अपने इंस्टाग्राम को देखा होगा, तो फूड फार्मर बढ़िया बंदा है, उसने मतलब लेबल पैकिंग रीडिंग कर करके लोगों में इतना अवेयरनेस क्रिएट किया है कि सच में मतलब अच्छा काम किया उसने। क्योंकि इंडिया में लोग पैकिंग तो पढ़ते नहीं है, फूड लेवल तो पढ़ते नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं। आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ो तो पता चलता है कि कितना चीज़ें उसमें ख़राब है। ये जो चीप सब्सटीट्यूट्स इंडियन कंपनीज यूज़ कर रही है या इंटरनेशनल कंपनीज इंडिया में यूज़ कर रही है, उसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट करता है कि भाई तुम कम से कम सही चीज़ लिखो तो सही। अब अगर वेजिटेबल ऑयल ही यूज़ कर रहे हो तो मेंशन करो उसके ऊपर, और पब्लिक को बता रहा है कि वेजिटेबल ऑयल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पाम ऑयल अच्छा नहीं है। तो अगर पाम ऑयल वाले प्रोडक्ट्स हैं तो या तो आप लिमिट में कंज्यूम करो, अनलिमिटेड खाते जाओगे तो आपकी हेल्थ का क्या होगा। आइसक्रीम कंपनीज को टारगेट कर रहा है कि तुम लोग यार क्वालिटी वॉल्स कोई सस्ती आइसक्रीम तो बेच नहीं रहा है, तो भाई वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर रहा है, इससे अच्छा मिल्क क्यों नहीं यूज़ कर रहा है। क्वालिटी वॉल्स ने हमें डिक्लेयर किया कि अब इंडिया में हम लोग जो आइसक्रीम लेके आएंगे वो फ्रोजन डेजर्ट के बदले आइसक्रीम कैटेगरी होगी और हम पाम ऑयल बंद करके मिल्क सॉलिड्स यूज़ करेंगे जो मिल्क ही है। तो अल्टीमेटली पाम ऑयल हम हटा रहे हैं। तो किसी के एक्शन लेने से, मीडिया प्रेशर बनने से, पब्लिक में अवेयरनेस आने से कंपनीज को चेंज करना पड़ेगा। अब वो बोल रहे हैं कि भाई कॉस्टली होगा लेकिन हम मिल्क सब्सटीट्यूट से यूज़ करेंगे और पाम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। तो अब जो आइसक्रीम कंज्यूम करेगा उसकी हेल्थ तो कम से कम खराब नहीं होगी। कितनी बार ऐसा होता है एसिडिटी हो गई, ले वेनीला आइसक्रीम खा ले, तो पाम ऑयल वाली वेनीला आइसक्रीम खा रहा है, तो उल्टा तो तेल भी है, मतलब एसिडिटी हो रही है, उसके ऊपर उसको फ्रोजन डेजर्ट के नाम पे आप तेल पिला रहे हो, तो उसकी एसिडिटी ठीक होगी कि और बढ़ जाएगी। आप सोचो, अब लोग भी खा के खुश हो रहे हैं, वेनीला आइसक्रीम है अच्छा, अरे साइकोलॉजिकली अच्छा लग रहा है, पेट में तो और हालत खराब ही हो रही है, रियलाइज भी नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बाद और खराब लगेगा वैसे। तो ये सब चीज़ों में कंपनीज को सिचुएशन समझ के अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। ये होता है उसमें देखा कि बिस्कॉफ में भी तो इतना बैकलैश आया, 300 रुपये वाले बिस्कॉफ को तुमने 10 रुपये की पार्ले जी बना दी, अब वापस उसमें पाम ऑयल डाल दिया, ओरिजिनल बिस्कॉफ में पाम ऑयल नहीं आता है, इसमें पाम ऑयल डाल दिया तो क्वालिटी डिग्रेड हो गई। अब वो पूरा ब्रांड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बिस्कॉफ का जो इतना मार्केट हाइप था कि प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो प्रीमियमनेस सारी खत्म हो गई, वैसे उल्टा पड़ गया थोड़ा सा, लेकिन कंपनी कर गई। ठीक, तो सिचुएशन एनालिसिस में ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिटेल में समझने पड़ते हैं। चलिए देखें आगे, टाइमिंग ऑफ कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस देखें और एलिमेंट्स क्या क्या है, एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला बोले प्रोडक्ट सिचुएशन। आप पहले ये समझो कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बेच रहे हो और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंपनी खरीदना चाहती है उसमें कितना गैप है। ऐसा बोलते हैं सेल्स में कि आप क्या बेचना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, कस्टमर क्या खरीदना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और जो लोग बेचने पे पुश करते हैं कि मैं जो बेच रहा हूँ वही खरीदो, उसका बिजनेस कभी नहीं चलता। लेकिन उसको ये समझ में आना चाहिए कस्टमर की डिमांड क्या है। आप अगर डिमांड के अकॉर्डिंगली सप्लाई करोगे ना तो वो मांगा पैसा कस्टमर देगा। और ये स्मार्ट लोग जो बिजनेस करते हो समझते हैं। कितनी बार होता है फालतू क्वालिटी की चीज़ होती है, हेल्थ के लिए अच्छी भी नहीं होती, पर बेचने वाले को आप पूछोगे तो क्यों बेचते हैं, मेरी क्या गलती, पब्लिक को यही चाहिए, मैं साफ़ सुथरी चीज़ें बेचता हूँ, 2 पैसे ज़्यादा मांगता हूँ तो बिकता नहीं, धंधा भी तो चलाना है मेरे को, तो कचरा ही खाना, तुम कचरा खाओ, मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बेच रहा हूँ, तुम्हारी चॉइस है, तो तुम जैसा मांगोगे वैसा मिलेगा। तो कस्टमर क्या खरीदना चाहता है आप उसके अकॉर्डिंग उसको बेचोगे ना तो आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करो कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है कि वो चल नहीं रहा। और बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट की वजह से बंद हो गई। नोकिया देख लो, नोकिया गवर्नमेंट में था, पूरी दुनिया में मेरे फ़ोन बिकते हैं और कोई है ही नहीं मार्केट में, मैं जो बेचूंगा वही बिकेगा, पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। एंड्रॉयड आने के बाद पब्लिक ने बोला कि हमको ये नहीं चाहिए, तू बेच रहा है तो बेचता रहा, हम खरीदेंगे ही नहीं। इतना बड़ा जायंट बोलते ना वो इम्पॉसिबल टू फेल वाली कैटेगरी, वो कंपनी फेल हो गई। क्यों? बिकॉज ईगो में थी कि हम जो बेच रहे हैं वही चलेगा। ब्लैकबेरी ने सेम किया, ब्लैकबेरी के पास व्हाट्सएप से पहले ब्लैकबेरी मैसेंजर था, वो वही प्लेटफॉर्म था, बट उन्होंने एक्सक्लूसिविटी के चक्कर में उसको ओपन नहीं किया और उनको ऐसा था कि इसके चक्कर में लोग हमारे फ़ोन ही खरीदेंगे, तो एप्पल ने उसका धंधा खत्म कर दिया। कीपैड वाले फ़ोन्स को वापस ट्रेंड में लाने का काम ब्लैकबेरी ने किया। पहले वो कीपैड वाले फ़ोन्स को लोग डब्बा समझते थे, फिर ये टच स्क्रीन की बातें हो रही थी, ब्लैकबेरी
इसमें अगर आप आंखें बंद कर लोगे तो बेवकूफ़ी आपकी है। यू कैन नॉट इग्नोर योर कॉम्पिटिटर्स। भले आपको पता है कि वो जो कर रहे हैं दे आर फूलिंग द पीपल, स्टिल आपको उनकी स्ट्रैटेजीज को काउंटर तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी हो, प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी हो, एनीथिंग। बट आप सोचोगे कि नहीं नहीं ये तो पागल है, लोगों को एक दिन समझ आएगी। अरे जब तक लोगों को समझ आएगी तब तक आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। फिर लोगों को समझ आ भी गई तो आप मार्केट में कम कैसे करोगे? तो आपको उनके हिसाब से अपना कंपटीशन बना के रखना है। तो जैसा वो कर रहे हैं उसको काउंटर तो करते रहना पड़ेगा। तो आप काउंटर कैसे करते हो आपके ऊपर, वो चीज़ें सब्जेक्टिव रहेंगी वैसे। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन। कल जो बात कर रहे थे लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है आपका, मैं इसका भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल देता हूँ अपना बालाजी वेफर्स। बालाजी वाले ने इतना बड़ा नाम बनाया कि लेस को गुजरात से बाहर निकाल दिया था। लेस अब हार्डली आपको मिलता है, हर दुकान पे बालाजी तो मिलेगा, लेस की गारंटी नहीं, लेस ढूंढने जाना पड़ता है और बालाजी अवेलेबल होता है। तो मार्केट में बहुत स्ट्रेटेजिकली इतने बड़े जायंट को, लेस तो पेप्सी का है, पेप्सी का ब्रांड है, पेप्सी वाला पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करता है, वो क्या नहीं कर सकता। लेकिन एक लोकल वेफर बनाने वाली कंपनी, उसने पूरे स्टेट में लेस का पूरा धंधा खत्म कर दिया। कितना मेहनत किया होगा उस चीज़ को। तो सबसे पहला काम उन्होंने किया अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखो प्रोडक्ट क्वालिटी है उस पर किया, हाइजीन पे किया, टेस्ट पे काम किया, सब साइमल्टेनियस है। बट अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो दे मेड श्योर कि हर छोटी दुकान पे बालाजी वेफर अवेलेबल होना चाहिए। अब चाहे वो गाँव की दुकान हो, हाईवे पे कोई दुकान हो, कोई टी स्टॉल हो, कोई किराने की दुकान हो, एनीवेयर बालाजी अवेलेबल होना चाहिए। जहाँ जहाँ लेस है वहाँ बाजू में बालाजी होना चाहिए। और जहाँ लेस नहीं पहुँचा है, ठीक है, वो लोग कितनी बार ना बहुत रिमोट एरिया में नहीं पहुँच पाते डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे, क्योंकि इंटरनेशनल है, कितनी बार नहीं भी पहुँच पाते। बट ये लोग लोकल है, थोड़े छोटे छोटे गाँव में जहाँ पे कहीं वेफर मिलती भी नहीं है ना, वहाँ पे बालाजी का पैकेट होना चाहिए। धीरे धीरे करके ना दोनों चीज़ें शेल्फ पे बाजू में पड़ी होंगी तो लोगों का ध्यान जाएगा। दूसरा, लेस का वीक पॉइंट क्वान्टिटी। हवा बेच रहा है, 10 रुपये के पैकेट में 15 ग्राम वेफर, बालाजी 10 रुपये के पैकेट में 35 ग्राम वेफर। कौन होगा फिर जो उसके पैसे देगा लेस के? तो पब्लिक को वहाँ पे उसने कवर अप कर लिया, टेस्ट में फ्लेवर्स में मैचिंग कर दी। अब आपको टेस्ट क्वालिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे प्रॉब्लम क्वालिटी का बचा ही नहीं। सेम ब्रांडिंग सेम लेवल की आपको क्वालिटी मिल रही है, क्वान्टिटी डबल मिल रही है, तो आप क्यों शिफ्ट नहीं करोगे? तो देखो कितना बड़ा ब्रांड बना रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जब आप FMCG प्रोडक्ट बेच रहे हो। जितनी ज़्यादा जगहों पे अवेलेबल होगा उतना रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। दिस इज अ प्लस पॉइंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इनका तो ध्यान रखना ही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब वही है कि सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड अदरवाइज पॉल्यूटिंग फैक्टर्स, ये सबका भी ध्यान रखना चाहिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी एंड इशू एनालिसिस, अब यहाँ से बात शुरू हो रही है स्पॉट एनालिसिस जो अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, तो वही पॉइंट्स अपने होंगे। दो दो मैट्रिक्स हैं अलग अलग, एक स्वॉट है और एक टोज है, दोनों में फ़र्क है, दोनों पे बात करेंगे। फुल फॉर्म सेम है, स्वॉट में भी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है, टोज में भी यही 4 वर्ड्स, बट सीक्वेंस अलग है। स्वॉट और टोज में ओरिएंटेशन का फ़र्क है, वो हमें समझना है कि डिफरेंस क्या है। तो पहले एक एक करके दोनों पे बात करते हैं, फिर कंपैरिजन भी करेंगे। स्वॉट एनालिसिस जो बात कर रहा है उसमें यही 4 पॉइंट्स कि आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और मार्केट से क्या थ्रेट आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल होती है। तो पहले तो आप ऐसे 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, मार्केट से आने वाली अपॉर्चुनिटी, मार्केट से आने वाला थ्रेट। तो ये दोनों इंटरनल और ये दोनों एक्सटर्नल है, ये हमें ध्यान में रख के चलना, ये बेसिक बात हो गई। और फिर इस पर केस स्टडीज़ है। अब ये सब केस स्टडीज़ मैंने जो है वो एक्स्ट्रा ऐड की हुई है, आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये सब लेटेस्ट है, 2025-26 की है, वैसे आउटडेटेड सी नहीं रखी है, तो आपको रिसेंट केसेस जो है वो जानने को मिलेंगे। वैसे सबसे पहली जो केस स्टडी है वो अमेजोन की है। किसी भी कंपनी का अगर स्वॉट एनालिसिस हम कर रहे हैं तो हम ये चारों फैक्टर्स उस कंपनी के केस में जानने की कोशिश करेंगे
बात बताइए, गोइंग पब्लिक, सर्वाइविंग द डॉट कॉम बबल, ये सब 97 से लेकर 2001 के बीच में हुआ, जब अमेजोन आईपीओ लेके आ गई। तो फिर ऐसा हुआ कि डॉट कॉम वाली वेबसाइट जैसे अमेजोन डॉट कॉम स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने डॉट कॉम, जैसे अभी एआई का रेस चल रहा है, तब डॉट कॉम वाली वेबसाइट्स का बहुत रेस चल रहा था, हर किसी को ई कॉमर्स में जाना था। तो जो कंपनी ने वेबसाइट लॉन्च की ना, उसके शेयर के प्राइस बढ़े। अभी आजकल जो कंपनी एआई का नाम लेती है उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, सेम वैसे ही चल रहा था। वो बबल था, ओवर वैल्यूएशन हो गई, बबल बस्ट हो गया, बहुत सारी कंपनीज बंद भी हो गई वैसे, तो उन्होंने वो भी सर्वाइव किया। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपना इकोसिस्टम उन्होंने एक्सपांड किया 2005 से लेकर 15 के बीच में। पहले दे स्टार्टेड विद बुक्स, सिर्फ बुक्स बेच रहे थे, बट जेफ बेजोस ने बोला कि हम लोग ये सब काम कर रहे थे, तो 2 साल 3 साल हमने काम किया। फिर बोले जो डेटा है ना हमारे सामने, तो तब मेरे को समझ आया कि मैंने क्या क्रिएट कर दिया। तो पहले कोई इतना बड़ा एम्बिशन नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी जितनी आज है। तो हम लोगों ने बुक्स बेचना शुरू किया, और हमारा टारगेट था कि यूएस के हर एक पिन कोड पे हमारी बुक हम डिलीवर कर सके, हमें वो नेटवर्क सेटअप करना है। हमने कर भी लिया, बट बोले जो एनालिसिस आ रहा था, जो बुक्स के ऑर्डर आते थे, बोला एक पॉइंट ऐसा आ गया ना, मैं वो डेटा लेके बैठता था, तो आई वॉज मैन्युअली एबल टू प्रिडिक्ट कि कौन से पिन कोड से अगले 7 दिन में कौन सी बुक्स की कितनी क्वांटिटी में डिमांड है, एक अप्रॉक्स आइडिया आ जाता था। बोले तब मुझे समझ आया कि डेटा की क्या वैल्यू है, और ये डेटा मेरे पास जितना इकट्ठा होता जाएगा, मैं इसका कितना यूज़ कर सकता हूँ, इससे कितना पैसा कमा सकता हूँ। देन दे थॉट कि अगर हम डिलीवरी कर ही रहे तो वाई ओनली लिमिटेड टू बुक्स, हम बाकी प्रोडक्ट्स पे क्यों नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे उन्होंने और प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करने स्टार्ट किए, वहाँ से वो जाइंट बने, क्योंकि अब डेटा के बेसिस पे ना एनालिसिस करते जा रहे हैं। जैसे इतने प्रोडक्ट हमने इन्वेंट्री में रखे, यहाँ से इतनी डिमांड है, यहाँ से इतने ऑर्डर है, नेक्स्ट टाइम इतना स्टॉक रखेंगे तो निकल जाएगा। तो ओवर स्टॉकिंग भी नहीं हो रहा है, अंडर स्टॉकिंग भी नहीं हो रहा है, डिमांड प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं, वेस्टेज भी कम हो रहा है, और प्रॉफिट मार्जिन भी बच रहा है। तो धीरे धीरे करके वो बिजनेस को बढ़ाते गए, और आज जहाँ पे वो जाइंट है वो आपके सामने। अभी जो एक्सपांशन की बात हो रही है, इकोसिस्टम एक्सपांशन, दे थॉट कि खाली डिलीवरी पे कितने दिन चलेगा, कुछ और भी तो करना पड़ेगा ऐड ऑन। तो फिर ये अमेजॉन प्राइम सर्विसेज लेके आए, फिर उसके अंदर आपको 2 दिन के अंदर हम प्रोवाइड कर देंगे, 24 आवर में प्रोवाइड कर देंगे, उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। मेंबरशिप लेके आए कि प्राइम मेंबर बन जाओ, फ्री शिपिंग मिलेगा, तो ये सब लेके आए। AWS जो है वो उनका क्लाउड सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट का AWS जो है इट इज़ अ क्लाउड सर्विस। अब जैसे मेरा ये क्लास प्लस का एप्लीकेशन है, तो जो लेक्चर्स मैं आपको ऐप पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो क्लास प्लस के खुद के सर्वर पे स्टोर नहीं होते, क्लास प्लस का अमेजोन AWS सर्वर के साथ टाई अप है। तो वीडियोस की जो फाइल है वो अमेजोन के सर्वर पे स्टोर होती है, और क्लास प्लस के थ्रू आपके फ़ोन में या आपके लैपटॉप पे स्ट्रीमिंग होता है। तो क्लास प्लस वाला अमेजोन वाले को पे करता है, जितने GB का उसका क्लाउड को यूज़ करता है उतना उसको रेंट पे करता है, और वो रेंट वो मेरे से भी चार्ज करता है। तो मैं पर यूज़र क्लास प्लस को एक फ़ीस पे कर रहा हूँ, उसमें से वो अपना शेयर निकाल के एक कॉस्ट जो है वो अमेजोन वाले को पे कर रहा है, क्योंकि क्लाउड उसका सर्वर उसका। तो इस तरीके से सर्विसेज चलती है पैसा। तो ये इन्होंने डाइवर्सिफाई किया। फिर वो किंडल लेके आए, बुक्स पढ़नी है, ई बुक्स पढ़नी है तो उसका डिवाइस लेके आए। तो ये सब चीज़ें चलती है। आज की डेट में देखो अमेजोन प्राइम वीडियो, उसके ऊपर वेब सीरीज़ ये है वो, अमेजोन ओरिजिनल्स, और प्रोडक्शन में भी तो आ गए। तो डाइवर्सिफाई तो करते रहना पड़ेगा, ये पॉइंट। इसके बाद मार्केट डोमिनेंस, अब ये तो चल पड़ा है 2015 से जो बिजनेस के पीछे भागे हैं, अब ये लोग FMCG रिटेल ट्रेडिंग के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोविड के बाद तो इनको बहुत बूस्ट मिला, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहा था। तो अमेजोन फ्रेश करके निकाला, सब्जियाँ भी घर पे पहुँचा देंगे। तो बिग बास्केट जो कर रहा है वो अमेजोन भी कर रहा है, जियो मार्ट जो कर रहा है वो अमेजोन भी कर रहा है। तो ऐसे सब एक्सपांशन वो लोग करते गए, ये इनकी हिस्ट्री है। अब इसके बेसिस पे अगर आप इनके स्वॉट एनालिसिस करो, देखो इनकी स्ट्रेंथ क्या है। लॉजिस्टिक्स में तो मतलब इनका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के अब कितने लोकेशंस कवर कर रहे हैं, आप नहीं पहुंच पाओगे वहाँ तक। तो अमेजोन पहले सिर्फ US तक था, आज पूरे वर्ल्ड में। तो वो एक उनका एक टर्म यूज़ किया, मोट बन चुका है। मोट जो टर्म है उसका बेसिक मीनिंग ये है कि यहाँ पे आपकी एक तरीके से मोनोपोली है, यहाँ पे आपकी ऐसी USP है कि इसको कोई क्रैक नहीं कर पाएगा। दिस इज़ लाइक अल्टीमेट, इसको कोई टच भी नहीं कर पाएगा वैसे। तो दैट इज़ कॉल्ड मोट। क्लाउड लीडरशिप कोई AWS, एडवर्टाइजिंग पावर हाउस, ठीक है, एडवर्टाइजिंग बिजनेस को ये लोग बढ़ा रहे हैं, उसमें भी उनका रेवेन्यू काफ़ी जनरेट हो रहा है वैसे, क्योंकि जितना आप ये अमेजोन प्राइम और ये सब चला रहे हो, तो जो वेब सीरीज़ उसके ऊपर आती है उसके बीच में एड्स आती है, तो एड रेवेन्यू कितना मिलता होगा अमेजोन को, ठीक है, तो वहाँ से भी उनकी अच्छी कमाई हो रही है। प्राइम वाला इकोसिस्टम तो है, वो क्या फंसा लेते हैं ना आपको, 399 का प्राइम, 599 प्राइम, फिर वो वसूल करने के चक्कर में आप अमेजोन से ही ऑर्डर करते हो, क्योंकि इसमें शिपिंग फ्री हो जाएगा, तो उनका सेल्स बढ़ता है। दैट इज़ द एडवांटेज
लॉजिस्टिक्स एज ए सर्विस, अपना सामान तो बेचते ही हैं, आपका पहुंचाना है पहुंचा देंगे, लॉजिस्टिक्स भी तो उनकी एक सर्विस हो गई ना। तो अमेजोन अगर खुद की लॉजिस्टिक टीम सेटअप कर रहा है, अपनी ही कंपनी के थ्रू गुड्स को डिलीवर कर रहा है, तो फिर तो वो किसी के लिए भी ये काम कर सकता है। बाकी कंपनीज क्या करती है, मिंत्रा से किसी से मंगाओगे तो वो ब्लू डार्ट से, DHL से, डिलीवरी से बेचते हैं, मतलब लॉजिस्टिक पार्टनर है उनका। लेकिन फ्लिपकार्ट ने अपनी खुद की कंपनी सेटअप कर दी है, ई कार्ट, वो खुद की कंपनी है। अब वो उसके साथ उसके थ्रू किसी का भी सामान डिलीवर कर सकते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। इन्होंने भी तो वही किया, आपके जोमेटो स्विगी ने और क्या किया, स्विगी का एक जीनी करके ऑप्शन था, सूरत तो बंद हो गया अभी क्योंकि पोर्टर आ गया। तो स्विगी ने खुद ये चीज़ शुरू कर दी थी कि भाई हम लोग देखो खाना तो डिलीवर करते हैं, लेकिन हमारा राइडर फ्री बैठा रहता है, खाना को 24 घंटे ऑर्डर तो आते नहीं है। तो उन्होंने फिर क्या किया, इंस्टामार्ट लेके आए कि जो राइडर फूड डिलीवर कर रहा है वो ग्रोसरी भी डिलीवर करेगा, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको पार्सल पहुँचाना है। फिर बोले वो और खाली बैठा है, भाई आप अपना मोबाइल चार्जर घर पे भूल गए हो तो घर से ला के दे देगा, ठीक है, आप अपनी बुक बोल रहे हो मंगा लो, घर से ला के दे देगा। हमारा राइडर डिलीवरी करने बैठा है, फूड डिलीवरी करनी है, ग्रोसरी करनी है, आपका पार्सल डिलीवर करना है, हम कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, यूटिलिटी बढ़ा दी, सैलरी उतनी देनी है, पैसा उतना ही देना है पर डिलीवरी, लेकिन कंपनी की यूटिलिटी बढ़ गई, उनकी मार्जिन बढ़ गई, ये सब दिमाग लगाना पड़ता है। वैसा थ्रेड्स, ट्रस्ट नहीं होता ना लोगों को ऑनलाइन खरीदने में, कोई प्रॉब्लम तो रहता ही। इंटेंस क्लाउड कॉम्पिटिशन, अब क्लाउड में कोई अमेजोन अकेला थोड़ी है, एप्पल भी है, गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, सब है। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर करके है, वो उसका क्लाउड है। iOS पे जो आप अपलोडिंग करते हो तो एप्पल का भी आई क्लाउड है, तो वो लोग भी वो सर्विसेज दे रहे हैं। गूगल जो है, गूगल भी सेम सर्विसेज दे रहा है, जो गूगल ड्राइव पे आप डेटा स्टोर करते हो वो पेड बेसिस पे गूगल वन ऐप के थ्रू अवेलेबल है। वैसा अभी जियो का और गूगल का टाइप है, जियो का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, 3 महीने का रिचार्ज कराते हो, तो उसमें आपको गूगल प्रो फ्री मिल रहा है, तो उसमें जेमिनाई प्रो और गूगल का वन का एक्सेस अप टू 2 TB अप टू 5 TB तक फ्री मिल रहा है, तो उसमें जितना भी डेटा ऑनलाइन स्टोर करना चाहो वो कर सकते हो, तो सब फैसिलिटी अवेलेबल है। वैसे जियो पॉलिटिकल सप्लाई चेन रिस्क, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जियो पॉलिटिकल सप्लाई चेन रिस्क, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो एक रूट से होते हैं, वहाँ वॉर शुरू हो जाए तो यही तो हो रहा है, पेट्रोलियम वाले फेस कर ही रहे हैं, तो सेम प्रॉब्लम है। सेलर का रिवॉल्ट, सेलर का रिवॉल्ट का मतलब है जो आपका सेलर है वो आपसे बगावत कर रहा है, इतना मार्जिन दोगे तो ही बेचूंगा, इतना कमीशन नहीं दूंगा, वो सब चीज़ें भी हो जाती है बहुत, वो थ्रेट्स तो उनको रहते ही। ठीक है, तो ये अमेजोन वाला केस था। अब वैसे सेम कोका कोला, ये भी लेटेस्ट केस है, सेम यहाँ पे हिस्ट्री दे रखी है। कोका कोला का अगर आपको आइडिया हो तो पहले मेडिसिन थी, जो नाम लिखा है ना इसके इन्वेंटर का, डॉक्टर जॉन पेम्बर्टन, ये फार्मासिस्ट था, US में जॉर्जिया में इसकी केमिस्ट की दुकान थी, तो माइग्रेन और हेडेक के लिए इसने दवाई बनाई थी, तो कांच की बोतल में बेचता था कोका कोला, तो वो मेडिसिन थी और उसके अंदर मेडिसिनल कॉम्पोनेंट्स थे, तो उसने बेचना शुरू किया, लोग हेडेक और माइग्रेन के लिए लेने आते थे। अब लोगों को आदत पड़ गई, जैसे आजकल लोग वो कॉफ सिरप पीते हैं नशे के लिए, वैसे आदत पड़ गई कि ये तो यार बेवरेज जैसा है, तो उसने बॉटलिंग भी वैसे की हुई थी, तो थोड़ा से सिलेंड्रिकल बॉटल में सेल करता था, तो अच्छी दिखती थी, तो लोग पीने लग गए। तो उसने देखा कि यार प्रोडक्ट की डिमांड ही अलग है, मैं मेडिसिन बेच रहा हूँ, तुम लोग इसको कोल्ड ड्रिंक की तरह पी रहे हो, बेवरेज की तरह पी रहे हो, तो उसने फिर क्या सोचा कि क्यों ना मैं इसको कमर्शियलाइज कर दूँ। तो उसने मेडिसिनल कॉम्पोनेंट्स नो डाउट हटा दिए क्योंकि वो तो नहीं दे सकते लोगों को, लेकिन उसने उसको बेवरेज में कन्वर्ट कर दिया विद सिमिलर टेस्ट, और उसकी बॉटलिंग थोड़ी सी बेटर कर दी, और इस तरीके से कोका कोला अनइंटेंशनली क्रिएट हो गया। पर्पस नहीं था, लोगों ने उसको पर्पस दे दिया कि तू ऐसे बेचेगा तो ज़्यादा खरीदेगा, तो कमर्शियलाइज करके उसको बेवरेज में कन्वर्ट कर दिया, जो प्रोडक्ट कहाँ से काम पहुँच गया। वैसे तो 1886 का केस है, इन्वेंशन कब का है, आज भी चल रहा है। वैसे ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, फिर कैसे कैसे आगे बढ़ा वो सब हिस्ट्री दे रखी है, वैसे सिर्फ नॉलेज के लिए रखा है, एग्जाम के लिए नेसेसरी नहीं। अब ये जो आपकी कोका कोला की बॉटल है, आपने कोका कोला की ऐड देखी ना टीवी पे, तो उसकी जो ग्लास बॉटल है, उस ग्लास बॉटल को वो लोग स्पेसिफिक ऐड में बहुत बार यूज़ करते हैं कि जहाँ पे ऐसा डार्क इमेज होती है या उसका खाली आपको शेप दिख रहा होता है, तो वो जो शेप है ना उसको उन्होंने पेटेंट कराया हुआ, रजिस्टर कराया हुआ, उसको कॉन्टोर शेप बोला जाता है, तो यहाँ मेंशन किया गया तो कॉन्टोर बॉटल, वो कॉन्टोर शेप जो है ना वो कोका कोला ने अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया है, और बाकी कोई कंपनी सेम शेप की बॉटल यूज़ नहीं कर सकती, ये रिस्ट्रिक्शन।
जीरो बोले कोका कोला तो है लेकिन टिन नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है, क्या करें? अभी कांच की बोतल में निकालनी पड़े। ऑप्शन क्या है? कस्टमर डिमांड कर रहा है और अपने पास पैकिंग मटेरियल नहीं है, तो पैकिंग चेंज कर दो। तो फर्स्ट टाइम हमको डिसीजन लेना पड़ा कि कोक जीरो आपको ग्लास बॉटल में बेच रहे हैं, तो ऑप्शन नहीं। मार्केट का पोटेंशियल बढ़ रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें कंज्यूम करने वाली पब्लिक बढ़ती जा रही है। वैसा होगी जितना जंक फूड खाओगे उतना इसकी नीड बढ़ेगी। पिज्ज़ा खाओ तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बोल भी रहते बोले गले नहीं उतरता पिज्ज़ा, फिर ऐसे थोड़ी देर के बाद लगता है कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए। मतलब एक जहर खाया उसको काटने के लिए दूसरा चाहिए। ठीक है, मरना है तो पूरा मरे ना, तो थोड़ा बचना नहीं चाहिए अपने को कुछ ऐसा। खाना पिज़्ज़ा लेकिन बिना ब्रेड को। हाँ वो तो हाँ, वो तो वीट बेस्ड पिज्ज़ा खाओ। और क्या, ओरिजिनल पिज्ज़ा तो हेल्थ के लिए अच्छा था, जो अपन ने उसका कबाड़ा किया ना वो प्रॉब्लम है। ओरिजिनल पिज्ज़ा वाज अ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट। मैं उस दिन एक सर्वे पढ़ रहा था, बोले इटालियन बेस है पिज्ज़ा, इज इटालियन प्रोडक्ट। बोले इटली में लोग डेली पिज्ज़ा खाते हैं, बोले उनका जो ओबेसिटी इंडेक्स है वो पूरे वर्ल्ड में उनका बॉडी फैट सबसे कम है। बोले जो रोज़ पिज़्ज़ा खा रहा है उसका तो बॉडी फैट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बोले उल्टा है, उनका बॉडी फैट कम है क्योंकि वो लोग जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं वो जिस इंग्रेडिएंट से बन रहा है ना उसमें जंक नहीं है कुछ। तो सार्डो जो चल रहा है आजकल, वो लोग सार्डो वाला बेस यूज़ करते हैं, 24 to 48 आवर्स लगने के बाद जो प्रिपेयर होता है, वो फ्लफ़ी है, लाइट है और वो मैदे का नहीं है। पहली चीज़ तो ये, उसके ऊपर जो टॉपिंग डाल रहे हो उसमें मैरिनारा सॉस डाल रहे हैं, तो वो लोग प्योर टोमेटो की फ्रेश बनी हुई सॉस है, वो बासी स्टेबिलाइजर या फूड कोई इमल्सिफायर वाली कोई फूड प्रोडक्ट वाली वो सॉस नहीं है, वो हेल्दी है। टोमेटो सॉस यूज़ कर रहे हैं, बेसिल लीव्स यूज़ कर रहे हैं, और जो चीज़ भी यूज़ करते हो प्योर क्वालिटी का गुड फैट वाला चीज़। बोले आप जो खा रहे हो वेजिटेबल्स अगर ऊपर रख के खा रहे हैं, बोले अनहेल्दी तो कुछ है ही नहीं, बट अब यहाँ पे जो अपन खा रहे हैं उसमें मैदे का बेस डाल दिया कॉस्ट कटिंग के लिए, सस्ता चीज़ डाल दिया कॉस्ट कटिंग के लिए। अभी कितने वीडियोस आ रहे हैं, जो आप ये बेसिक वाला डोमिनोज का या पिज्ज़ा हट का पिज्ज़ा है, तो लापिनोज का किसी ने वीडियो डाला था और डोमिनोज का भी था, जो ये 70 रुपीज़ 90 रुपीज़ वाले पर्सनल पिज्ज़ा नहीं आते, बोले उसके ऊपर जो आप लिक्विड चीज़ देख रहे हो बोले चीज़ नहीं है, वो आपका ये वेजिटेबल फैट है। तो उसको हाथ पे लेते रब करते बोले पूरा गायब है, बोले तेल है, तो वो आपको दे रहे तो दिख रहा है चीज़, आप तो खा लेते हो, बोले चीज़ नहीं वो ऑयल है। क्योंकि 70 रुपये 90 रुपये के पिज्ज़ा में चीज़ अफोर्डेबल ही नहीं है, वो मेयोनीज भी नहीं है, उसी का ऑयल है। तो इतना ख़राब प्रोडक्ट वो लोग बेच रहे हैं। तो आपने एक ओरिजिनल प्रोडक्ट को जिस तरीके से मॉडिफाई कर दिया, चीप सब्सटीट्यूट से रिप्लेस करते गए, तो क्वालिटी खत्म ही हो गई। तो पिज़्ज़ा जंक फूड में आता है, जबकि एक्चुअली जो लोगों ने इन्वेंट किया उन्होंने जंक फूड नहीं बनाया। दैट इज़ द पॉइंट, ये कंडीशन। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बोला है, मार्केट पोटेंशियल बढ़ रहा है। फंक्शनल एंड वेलनेस एक्सपांशन, अब क्योंकि लोग बेवरेज कंज्यूम भी करना चाहते हैं लेकिन हेल्थ कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं, तो कंपनीज भी अब शुगर कट डाउन करने का ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है। कोका कोला ने भी डिक्लेयर किया कि बोले हम लोग अपने पर बॉटल जो शुगर है उसको कट डाउन कर रहे हैं। मतलब आप पियो शुगर ही ड्रिंक है बट शुगर की क्वांटिटी कट डाउन कर रहे हैं, जिससे एटलीस्ट पर बॉटल आप शुगर कम कंज्यूम करोगे तो उतना इफेक्ट, मतलब वो शुगर का इफेक्ट नहीं होगा जितना अभी तक होता है। थोड़ा ज़्यादा जी लोगे, हाँ 4 दिन और पियो, उतने में भी हमारी कोल्ड ड्रिंक पीते जाओ, तो हम कमाएंगे तो सही, तो होने वाला। AI पावर्ड ऑपरेशन, ये तो हर जगह लिख दो। AI पावर्ड ऑपरेशन। कंपनीज टैक्स बढ़ाती जा रही है, सरकारें इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में। जो सरकारें बोलते हैं ना अलर्ट है, इंडिया में देखो किसी को कोई फर्क नहीं, तुम खाओ जियो मरो, पैसा दे देना, मनी दे देते पैसा कुछ नहीं, पैसा इतना मिलता है ना लोग तो बोलेगा ही, क्योंकि ये कंपनियां गवर्नमेंट को इतना पैसा इनके मुंह पे मारती है कि 5 साल तक आवाज़ मत करना, तुम इलेक्शन खेलते हो जाओ। ऐसे ही होता है, तो बड़े जाइंट्स हैं इनको पैसा इतना मिलता है कि लोग कुछ बोलते ही नहीं है। लेकिन ये सब जो दूसरे कंट्रीज़ हैं जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो लोग ऐसी कंपनीज पे भर भर के टैक्स लगाते हैं। जैसे गवर्नमेंट यहाँ नाटक करती है सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया, वैसे कोल्ड ड्रिंक पर टैक्स बढ़ाते हैं। तुम लोग जो पब्लिक को बेच रहे हो तो जहर ही सिगरेट टोबैको के बदले शुगर है, वो भी तो पॉइजन है, पूरा अब तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। तो इनके लिए थ्रेट है, अगर हर कंट्री ऐसे अवेयर हो गया तो सरकारें इनके खिलाफ हो जाएंगी, तो इनके लिए बेचना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो बड़े मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में ऐसा कुछ इशू नहीं है, आराम से पियो पिलाते रहो। नेक्स्ट, इंटेंस लोकल कंपटीशन, कैंपा बोला लोकल कंपटीशन में भी थ्रेट हो गया। रेगुलेटरी एंड लीगल प्रेशर्स, ये बहुत बार आता है इनके ऊपर, कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड है, ये है वो है, कोई अफवाह फैला देता है, 4 दिन फैक्ट्री बंद हो जाती है, फिर बॉटलिंग प्लांट में टेस्टिंग होता है, लैब रिपोर्ट आती है, कुछ ना कुछ तो निकलता ही है, फिर पैसे दो छुपाओ, मीडिया को रोको, बात घुमाओ, फिर शुरू करो, तो चलता रहता है। करेंसी वॉलेटिलिटी, तो ये डॉलर के रेट्स और ये सब इससे भी तो फर्क पड़ेगा। तो ये कोका कोला वाला पार्ट, ये केस स्टडी और हो गया।
पुराना ब्रांड है और कार मार्केट में काफ़ी नोन और पॉपुलर ब्रांड है, जर्मन ब्रांड है। तो ये सब डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में बताई है। शुरू कैसे हुआ? स्टार्टिंग में इन लोगों ने साइकिल बनाना शुरू किया, स्कॉडा डायरेक्टली। कोई भी प्रोडक्ट जो वर्ल्ड में फेमस है वो ऐसे ही एकदम डायरेक्टली नहीं शुरू हुआ। कहाँ से शुरू किया, कहाँ पहुँच गए, सब बोलते हैं ना, वो किस्मत ही अलग है सबकी। वैसा है यहाँ पे इन्होंने वही बोला कि जो कंपनी है वो 1895 में उन्होंने स्टार्ट की थी। ये जो दो लोग थे इसके फाउंडर, लॉरेन और क्लेमेंट, एक मैकेनिक था, एक बुक सेलर। सोचो शुरुआत कहाँ से हुई, यू नेवर नो कहाँ पहुँचोगे, स्टार्ट करना ज़रूरी है। इन्होंने एक बाइसिकल रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग शॉप जो है वो स्टार्ट की थी अंडर द ब्रांड नेम स्लाविया। अभी स्कॉडा ने स्लाविया की गाड़ी निकाली, तो नाम की भी अपनी हिस्ट्री। तो 1895 में जो फाउंडर ने मैकेनिक की दुकान खोली थी, वो नाम आज वो लोग अपनी कार्स में यूज़ कर रहे हैं। तो देखना स्कॉडा की गाड़ियों पे साइड पे ना क्लेमेंट का और लॉरेन का बैजिंग होता है, तो वो दोनों फाउंडर्स के नाम को वो लोग अभी भी ऐसे लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसा अब वो हर किसी को नहीं पता होता, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। वैसा ये हिस्ट्री दे रखी है, एक्सपांशन कैसे किया, कंपनी बनाई, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये सब जगह पे इनके प्लांट्स वहाँ से शुरू हुआ। फिर एक पॉइंट पे स्कॉडा ने इंटीग्रेशन कर लिया फोक्सवैगन के साथ। आज फोक्सवैगन का ही ब्रांड है स्कॉडा, पर एक पॉइंट पे अलग कंपनी थी। फोक्सवैगन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़े कार ब्रांड्स हैं वो सब फोक्सवैगन की ओनरशिप में है। उन्होंने धीरे धीरे करके टेक ओवर कर लिए, और इससे बड़ा कार जायंट पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं, क्योंकि इतने ब्रांड्स उनके अंडर आते हैं तो सब गाड़ियाँ उन्हीं की। वैसा हो गया। और इंटरेस्टिंगली फोक्सवैगन कंपनी शुरू की थी हिटलर ने, जर्मनी में। हिटलर की शुरू की हुई कंपनी है फोक्सवैगन। तो नाम ही उसने वैसा रखा था, मतलब हिटलर जब रूल कर रहा था उसका आइडिया था कि बोले मेरे देश में हर आम इंसान के पास एक 4 व्हीलर होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि वो सबको मारने के लिए आया था, उसका इंटेंशन अपने लोगों के लिए तो अच्छा था। तो ही टोल्ड कि भाई एक कार कंपनी शुरू करो, एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो, और ऐसी गाड़ियाँ बनाओ जो अफोर्डेबल हो और हर मिडिल क्लास इंसान गाड़ी अफोर्ड कर सके, उसके हिसाब से आपको काम करना है। और फैक्ट्री वैक्ट्री बनाई, ज़मीन दी उसके लिए, प्लांट क्रिएट किया। और फोक्सवैगन का जर्मनी में जो प्लांट है वो आज भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट है। इतना बड़ा प्लांट स्क्वायर फुट के हिसाब से नहीं है, बताता हूँ उसकी फ़ोटो, तो वो बहुत बड़ा प्लांट है। और नाम भी उसी ने दिया था फोक्सवैगन का, मतलब फोक्स मतलब पीपल या फ्रेंड्स, और वैगन मतलब कार, तो कार फॉर द पीपल, तो उसने नाम वैसे दिया फोक्सवैगन। वैसा तो वो जर्मन कंपनी है और इतना बड़ा ग्रुप है कि भाई इतने सारे ब्रांड्स उनके अंडर में आते हैं। वैसा ठीक। स्कोडा ने जो कार शुरू की ऑक्टाविया, वो सब डिटेल्स दे रखी है। आज बहुत सारी गाड़ियाँ उनकी इंडिया में भी सेल हो रही है। एक पॉइंट पे स्कोडा और जो सेडान कार का सेगमेंट है इंडिया में फ्लॉप हो रहा है। लास्ट 3-4 साल पहले ऐसा हो गया था कि मिड एसयूवी, स्मॉल साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है अपना, जैसे क्रेटा है या इकोस्पोर्ट है, नेक्सन है, ये सब जो गाड़ियाँ हैं इनका ट्रेंड आ गया था। अब जो सिटी होंडा है उसका मार्केट खत्म हो रहा है। रीज़न बीइंग जो ग्राउंड क्लियरेंस का लेवल बहुत लो है। सिटी होंडा स्पीड ब्रेकर पर टकराती है नीचे, और भी सेडान गाड़ियाँ जो है वो स्पीड ब्रेकर में नीचे टकराती है। सियाज भी टकराती थी मारुति की। तो उस वजह से एक तो इंडिया में स्पीड ब्रेकर का कोई कानून नहीं, कैसे भी शेप का बना था, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कहीं भी इतने छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर होते, कहीं भी इतना बड़ा स्लोप बना रखा था, पूरी गाड़ी चढ़ के निकल जाती ऊपर से। तो कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। अब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स तो इंटरनेशनल लेवल में स्टैंडर्ड गाड़ियाँ बनाते हैं, और इंडिया में स्पीड ब्रेकर्स का कोई पैरामीटर ही नहीं है। उस वजह से इंडिया में लोग सेडान गाड़ियाँ प्रेफर नहीं कर रहे थे, कह रही है नीचे टकराती, ग्राउंड क्लियरेंस कम। अब ये प्रॉब्लम जब स्कोडा ने एड्रेस किया तो उन्होंने बोला हम सेडान गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा के नहीं सकते, व्हील बेस ग्राउंड लेवल जो बढ़ा देते हैं तो टकराने वाला प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। स्लाविया वॉज द फर्स्ट कार जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कॉम्पैक्ट एसयूवी के बराबर है। अब स्लाविया देखोगे, सिटी होंडा देखोगे तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस में हाइट का डिफरेंस क्लियर दिखेगा। नॉर्मली कॉम्पैक्ट एसयूवी का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, 190 mm, 200 mm, 210 mm होता है। मेरी गाड़ी का 205 mm, टकराती नहीं नीचे। स्लाविया का 190 mm या 200, एग्जैक्टली वही जो मेरी इकोस्पोर्ट का है ना वो उन्होंने स्लाविया में दे दिया। तो सेडान गाड़ी की बेसिक हाइट बढ़ा दी, अब वो गाड़ी नीचे टकराती नहीं। सेडान का प्लस पॉइंट ये है कि उसका बूट स्पेस और उसके पीछे की लेग स्पेस बहुत अच्छी होती है। और कॉम्पैक्ट एसयूवी में प्रॉब्लम है